नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और है आज आपका पेपर फर्स्ट। जैसा कि आप सबको पता है 19 को आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर है। तो आज आपकी लास्ट क्लास होगी और यह मैराथन क्लास है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रश्न पर है और लॉन्ग पर है, लेकिन इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसे शॉर्ट भी बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बीच में इसके बिल्कुल मत करना बच्चों, क्योंकि हो सकता है इसके लास्ट में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं। मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसका नाम ही महा मैराथन है। ठीक, तो बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना, क्योंकि पेपर आपका कल ही है। ओके, तो पूरा वीडियो वॉच करना। ओके, और जो पेपर से पहले देख रहे हैं, पेपर आज आपका पेपर है, सभी को पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत अच्छा होगा। जितने वीडियो हैं सारे वीडियो रिवीजन कर लेना, बस इतना ही आएगा आपके पेपर में और कहीं से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और जो भी बच्चा अपना पेपर सेंड करना चाहता है मेरे पास, वो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। काफ़ी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, वो अपने पेपर को शेयर कर सकता है। और आप सब ज़रूर बताना आप सबका पेपर कैसा गया। ठीक, तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन पर चलते हैं। तो अभी तक जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। ओके, और जैसा कि कहते हैं ना कि बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। अभी स्किप किए तो सोचो, फिर हो सकता है यही आपके पेपर में देखने को मिले और आप स्किप करके चले जाओ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। ठीक, चाहे स्पीड तेज़ कर लेना। ओके, स्पीड तेज़ करके, चाहे भगा करके, जैसे भी आपको उचित लगे आप, लेकिन पूरा वीडियो रिवीजन कर लेना। ठीक, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज मैंने जो प्रश्न रखा है, ये प्रश्न कह रहा है साक्षात्कार के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, साक्षात्कार के प्रकार। वैसे तो साक्षात्कार कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आज हम यही जानेंगे। ये बहुत लंबा प्रश्न है और इससे मैं कुछ ऐसे शॉर्ट प्रश्न भी बताते चलूँगी जो आपके पेपर में बन सकता है। कहीं और से शॉर्ट प्रश्न नहीं बनता बच्चों, आप सबको पता है, क्योंकि आप एमए में हो, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। लॉन्ग प्रश्न से ही हम शॉर्ट प्रश्न भी बना सकते हैं, है ना। तो हो सकता है इसी में से आपके शॉर्ट में भी पूछा जाए, तो इसकी बिल्कुल मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है साक्षात्कार के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो टाइप ऑफ इंटरव्यू मैं हमेशा बताती हूँ ना, जो इंटरव्यू लिया जाता है साक्षात्कार, उसी को हम कहते हैं, है ना। कोई भी इंटरव्यू ले लीजिए, आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू देते हैं ना, तो उसी को हम साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन इसके कई प्रकार होते हैं, कई विभाग में होते हैं, कई तरह से आप देते हैं, तो वही हम लोग जानेंगे। ठीक, क्योंकि आप रिसर्च पढ़ रहे हो, है ना, रिसर्च मैथडोलॉजी। तो रिसर्च मैथडोलॉजी में ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपके पेपर में यहाँ से ज़रूर प्रश्न फंसेगा। ठीक, तो साक्षात्कार को अनेक आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार हैं। ठीक, अभी हम वर्गीकृत कई आधार हैं। ये पहला आधार है संरचना के आधार पर। ठीक, ये पहला आधार जो साक्षात्कार है इसकी संरचना के आधार पर है। कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ। बच्चों, जो भी बच्चे अगर इंग्लिश सकते हैं, फिलहाल आप लिख सकते हो, तो अगर एक्सप्लेन करते समय इंग्लिश में लिख देते हो थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको नंबर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक, तो आप सब ज़रूर लिखना। ओके, चाहे कुछ ही वर्ड लिखना जो आपको मान, मत लिखना। ठीक, संरचना के आधार पर साक्षात्कार यदि वर्गीकृत किया जाए तो साक्षात्कार के प्रमुख 3 प्रकार के अंतर्गत आते हैं। संरचित साक्षात्कार, ये मैंने पढ़ाया, तो इसे हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में बच्चों, जो साक्षात्कार करता होता है उसका साक्षात्कार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो इंटरव्यू करने वाला होता है, करता होता है, ठीक, उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वो कहीं से वास्तविकता में यह देखा जाए तो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है करने से पूर्व साक्षात्कार की संरचना का निर्धारण साक्षात्कारकर्ता नहीं करता है। इसी प्रकार के साक्षात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि असंरचित
जो साक्षात्कार होता है वह साक्षात्कार है जिसमें जो साक्षात्कार की संरचना पूर्व निर्धारित नहीं होती है और साक्षात्कारकर्ता को अपनी अनुसंधान समस्या के संबंध में प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जो प्रश्न करने वाला होता है वो साक्षात्कार जो होता है उससे वो कर्ता कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है उसी से संबंधित, ठीक। तथा साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार प्रक्रिया को परिवर्तित करने की भी स्वतंत्रता होती है। वो अगर चाहे तो उससे अगर रिलेटेड पूछ रहा है तो पूछ सकता है, लेकिन अगर वो परिवर्तन लाना चाहे अपने इंटरव्यू में, कोई भी चेंजिंग लाना चाहे जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो वो ले सकता है। असंरचित साक्षात्कार में ये प्रावधान होती है, स्वतंत्रता मिलती है, ठीक। तो अब नेक्स्ट आता है आपका इसके लाभ एवं गुण, ठीक। असंरचित साक्षात्कार के लाभ या गुण हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। असंरचित साक्षात्कार के लाभ क्या है, ठीक। तो आप जानते रहिए। एडवांटेज ऑफ मेरिट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक। तो पहला कह रहा है कि फर्स्ट है अनुसंधान समस्या के संबंध में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, है ना। जो भी समस्या है उसके संबंध में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है इसमें, ठीक। इतना ही जान लो। फिलहाल पढ़ देते हैं। जो असंरचित साक्षात्कार के अध्ययन या अनुसंधान समस्या के संबंध में प्रश्न पूछने की अनुसंधानकर्ता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इतना हेडिंग समझ लीजिए, बस हेडिंग हम बता दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। इतना ही आप इसके अंतर्गत थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ना, बहुत अच्छा नंबर है। तो इसका यह लाभ साक्षात्कारकर्ता वो अनुसंधान समस्या के समस्त पक्षों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करने में सफल हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है सूचनादाता का मनोदशा और मनोभाव के अनुसंधान अनुसार अध्ययन की, ठीक, सुविधा। जो उसकी मनोदशा हो, मान लो वो किसी भी मनोदशा मतलब जो व्यवहार है ना, आपका मूड कैसे है, प्रेजेंट टाइम आपका मूड कैसे है कि बुरा है, आप जिस भी में मनोभाव उसी के अनुसार आप अध्ययन सुविधा के अकॉर्डिंग आप को मनोभाव के अनुसार क्या करता है, अध्ययन करने की सुविधा होती है, ठीक। और इससे जो मनोभाव होता है, मनोदशाएं होती हैं, उनको देखते हुए आवश्यकता के अनुसार प्रश्न उससे पूछता भी है, ये आता है। अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर घबराए हुए हैं तो इस समय क्या करेगा, वो जो एग्ज़ाम इंटरव्यू लेने वाला होगा, करता होगा, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि आप और घबरा जाएंगे, है ना। तो ये असंरचित साक्षात्कार के अंतर्गत आता। वो अब कुछ हटके भी पूछ सकता है, ठीक। ऐसा नहीं कि पहले आपका सेल्फ इंट्रो पूछेगा, है ना, ठीक। तो 1 मिनट, ये क्या हुआ, ओके। फिर उसके बाद आता है थर्ड आता है, अभी असंरचित साक्षात्कार पढ़ रहे हो, ठीक। अब सिर्फ हेडिंग बताएंगे, इसके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा आप समझ लेना, ओके। क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और आज मैंने कहा ना, आज लास्ट क्लास है, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। पहला कह रहा है साक्षात्कार की प्रक्रिया को इच्छानुसार परिवर्तित करने की स्वतंत्रता। आपको पता है रात में, इतनी रात को हम आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप सबका पेपर है, ठीक। सुबह आपको वीडियो जिससे मिल जाए और आपके पास समय भी रहे, आप अच्छे से रिवीजन भी कर लें, ठीक। तो पूरा वीडियो वॉच करना, ओके। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, है ना। तो कह रहे हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया को इच्छा अनुसार परिवर्तित करने की स्वतंत्रता। अभी मैंने बताया जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो अपनी मनोभाव दशा, अपनी इच्छा के अनुसार उसकी क्या प्रक्रिया है, उस प्रोसेस के अनुसार वो स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छा अनुसार वो प्रक्रिया को चेंज कर सकता है, ठीक। इसके लिए उससे स्वतंत्रता होती है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 4 आता है उच्च अध्ययन में सहायक। जी हाँ, ये उच्च अध्ययन में सहायक होता है, मतलब कि आप ऊपरी लेवल पर, मतलब कि किसी भी असंरचित साक्षात्कार विधि में प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और इस विधि के द्वारा अनुसंधान समस्या के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी भी एकत्रित होती है, ठीक। इसीलिए इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा अध्ययन किए जाते हैं, ठीक, ओके।
और इस जिनको लेकर क्या होता है, अधिक उच्च स्तरीय अध्ययन किए जाते हैं और इसी पर वो अधिक उच्च अध्ययन में सहायक होने वाले कुछ भी टॉपिक इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक। 5 आता है गुप्त एवं आंतरिक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक। जी हाँ, जो गुप्त और आंतरिक सूचनाएं होती हैं उनको भी प्राप्त करने में ये असंरचित साक्षात्कार होता है लाभदायक, क्योंकि अगर किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इसमें पूछ सकते हैं और वो आपके प्रश्नों का उत्तर भी अवश्य देगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें किसी की फैमिली गुप्त, जो उसके फैमिली से रिलेटेड है या उससे रिलेटेड है, उस ऐसा प्रश्न ना पूछें, तो ऐसा नहीं है। इस इंटरव्यू में जो असंरचित साक्षात्कार होता है इसमें पूछा जा सकता है। ठीक। 6 आता विश्वसनीय और शुद्ध परिणाम। ठीक, ये आपका लास्ट है। इसमें विश्वसनीय परिणाम होते हैं और शुद्ध परिणाम होते हैं। ठीक। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है असंरचित साक्षात्कार के दोष या सीमाएं, जिसे हम डिमेरिट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक। तो इसके दोष क्या हैं, मतलब इसकी हानियां क्या हैं, इससे क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, आइए जानते हैं। पर फर्स्ट आता है प्रशिक्षित, अनुभवी और कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता। इसके लिए बच्चों एक प्रशिक्षित और अनुभवी साक्षात्कारकर्ता को रखना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार साधारण साक्षात्कारकर्ता के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये असंरचित, इसमें कुछ ऊपर से भी स्वतंत्रता होती है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ना। तो ये फर्स्ट आता है। सेकेंड आता है साक्षात्कार असंरचित और अनियंत्रित होने के कारण साक्षात्कार करते समय महत्वपूर्ण पक्षों के छूट जाने की संभावना होती है। ठीक। इसमें अभी मैंने बताया ना, स्वतंत्रता होती है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी छूटे जा सकते हैं, जो आपके टॉपिक से, जो आप जिस टॉपिक पर ले रहे हैं, ये छूट जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दोष होता है। ठीक। थर्ड आता है अनावश्यक तथ्यों का संकलन। इसमें अभी ना मैंने बताया ना, स्वतंत्रता होती है, ये सारी हेडिंग याद कर लेना। ओके, हेडिंग याद कर लेना, उसके अंतर्गत तो आप लिख सकते हो। अनावश्यक तथ्यों का जो संकलन होता है ना, जैसे मैंने बताया ना, बीच में सम्मिलित कर लेते हैं, कोई भी स्वतंत्रता होती, कोई भी गुप्त टॉपिक पर आपसे डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल इसके लिए स्वतंत्रता होती है, लेकिन ये एक प्रकार से दोष होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है असंतुलित अध्ययन। इसमें संतुलित अध्ययन नहीं होता है, असंतुलित अध्ययन होता है। इसका मतलब जैसे कि कोई भी कारण है अनुसंधान समस्या के, कुछ पक्षों के संबंध में अधिक सूचना संकलित हो जाती है और कुछ पक्षों के संबंध में कम सूचना एकत्र हो जाती है। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवनति का प्रभाव। अभिनत का प्रभाव इसमें क्या है, आइए जानते हैं। ये जो असंरचित साक्षात्कार होता है उसमें कर्ता का पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। आप सबको मैंने पहले बताया, इसमें स्वतंत्र रहता है। वह साक्षात्कार के संबंध में ना पहले से ना कोई प्रश्न निश्चित करता है और ना योजना बनाता है। अतः इस स्थिति में इस विधि द्वारा अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता की व्यक्तिगत भावनाएं, आवृत्तियों और पक्षपातों का प्रभाव साक्षात्कार द्वारा संकलित तथ्यों पर पड़ता है और उससे क्या होता है, संबंधित परिणामों पर पड़ने की बहुत कुछ संभावना होती है। नेक्स्ट आता है गुणात्मक आंकड़े। जी हाँ, असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता जो पहले से साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली आदि का निर्माण नहीं करता है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में जब किसी भी अनुसंधान समस्या का अध्ययन किया जाता है, तब जो आंकड़े होते हैं एकत्र किए जाते हैं, उन आंकड़ों का वर्णनात्मक रूप नहीं होता है। ठीक, रूप में होते हैं। ठीक, और वे शब्दों में होते हैं। ऐसे वर्णनात्मक आंकड़े गुणात्मक आंकड़े कहे जाते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में संख्यात्मक आंकड़ों, तत्व, मात्रात्मक आंकड़ों में परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो होगा ही, है ना। अभी तक आपने असंरचित पढ़ा, अब संरचित साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक, इस साक्षात्कार में आइए जानते हैं। साक्षात्कार के अनेक नाम हैं। क्या हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैंने ये सभी नाम जो है ना, इस प्रकार के साक्षात्कार आपको पढ़ाया भी है। निर्देशित साक्षात्कार, नियंत्रित साक्षात्कार, मानकीकृत साक्षात्कार और मार्गदर्शी साक्षात्कार, ये सारे याद कर लेना बेटा। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, यहीं से निर्देशित साक्षात्कार पूछ ले या नियंत्रित साक्षात्कार पूछ ले या मानकीकृत पूछ ले या मार्गदर्शी साक्षात्कार।
फिलहाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है निर्देशित और नियंत्रित, ठीक, ये दोनों उतना नहीं माना जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारता का साक्षात्कार पर नियंत्रण होता है, ठीक। वास्तव में देखा जाए तो साक्षात्कार करने से पूर्व साक्षात्कार की संरचना का निर्धारण साक्षात्कारता स्वयं करता है, और इस प्रकार के साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है बच्चों की संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें साक्षात्कार की संरचना पूर्व निर्धारित होती है, ठीक, पहले से ही निर्धारित हो जाती है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और यूपीएससी का ही ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, इंटरव्यू पहले से ही निर्धारित होता है ना कि इस टॉपिक पर इसका, इस बच्चे का इस पे सिलेक्शन हुआ है, इस टॉपिक पर इसका इंटरव्यू होगा, है ना। तो वही होता है, ठीक। अब ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, इतना ही लिख देंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। अब संरचित साक्षात्कार के लाभ एवं गुण भी जान लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। तो संरचित साक्षात्कार के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक। पहला है अभिनति के प्रभाव में कभी, क्योंकि जो संरचित साक्षात्कार होता है उसमें नियंत्रण के कारण जो साक्षात्कारता के व्यक्तिगत विचारों एवं पक्षपातों आदि का प्रभाव न्यूनतम पड़ता है, और संरचित साक्षात्कार में जो साक्षात्कारता की भूमिका को नियंत्रित करने का प्रयास हर तरह से किया जाता है, जिससे उसकी क्या होती है, अभिनति का प्रभाव अध्ययन परिणामों पर कम से कम पड़े, ठीक। उसके बाद सेकंड आता है वस्तुपरकता। इसमें क्या होता है बच्चों की संरचित साक्षात्कार जो होता है करने से पूर्व ही उसकी योजना बना ली जाती है, किस तरह से किया जाएगा वस्तुपरकता में, ठीक। और योजना में साक्षात्कारता जो उत्तरदाता एवं साक्षात्कार परिस्थिति को नियंत्रित करके साक्षात्कार संपादित करता है, इसके फलस्वरूप साक्षात्कार संबंधी अनुसंधान समस्या का अध्ययन वस्तुपरक हो जाता है, ठीक। अगर आपको नहीं देखना है तो हम ये नहीं कहेंगे ज़बरदस्ती कि आप देखो, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं आपके पेपर में आएगा। इसके बाद 2 प्रश्न रखे हैं, 2-3 प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना बनी है, ठीक। तो बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक। अभी तक जैसे देखा वैसे आगे भी देखें, हो सकता है बढ़ा कर देख लीजिएगा। फिलहाल मेरा तो काम है कि एक विस्तार से सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ाएं, ठीक। तो थर्ड आता है मापन में परिशुद्धता। जी हाँ, संरचित जो साक्षात्कार होता है साक्षात्कार, इसमें मापन में शुद्धता की एक गुण होती है, क्वालिटी होती है, एडवांटेज होता है, लाभ होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारता प्रश्नों की रचना इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे प्रश्नों के उत्तर का संकेतीकरण किया जा सके, ठीक। इस संकेतीकरण के कारण क्या होता है, इसके आधार पर मापन में परिशुद्धता आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन। जो नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं उसमें भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि जो संरचित साक्षात्कार होता है विधि में साक्षात्कारता उत्तरदाता साक्षात्कार स्थान एवं साक्षात्कार अवधि तथा साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न आदि पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाता है, ठीक। इससे समस्या का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है विश्वसनीय परिणाम। इसमें बहुत ही अच्छा परिणाम होता है, क्योंकि इसमें सभी जो टॉपिक होंगे वो पहले से ही सिलेक्ट होते हैं, उसी पर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, है ना। तो विश्वसनीय परिणाम होता है। उसके बाद थर्ड 6 आता है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। जी हाँ, इसमें तुलना की जा सकती है, एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है। इसी के आधार पर आपको फर्स्ट प्राइवेसी, सेकंड प्राइवेसी, थर्ड प्राइवेसी, इस तरह से आपको ग्रेड दिया जाता है, आपको नंबर मिलता है, अंक मिलते हैं, ठीक। ये होता है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका संरचित साक्षात्कार के दोष क्या हैं, इसकी सीमाएँ क्या हैं, या दोष या सीमाएँ, ठीक। पहला आता है निष्क्रिय अध्ययन। इसमें निष्क्रिय अध्ययन पाया जाता है, ठीक। जो संरचित साक्षात्कार होता है विधि में साक्षात्कारता की सक्रिय भूमिका नहीं होती है, ठीक। जो एक्टिव भूमिका होती है वो नहीं पाई जाती, जबकि असंरचित साक्षात्कार में इसकी एक्टिव भूमिका पाई जाती है, ठीक। एक्टिव भूमिका मतलब कोई भी प्रश्न स्वतंत्र होता है, व्यक्ति कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती है संरचित साक्षात्कार में, ठीक। उसके बाद क्या होता है बच्चों की उसकी भूमिका निष्क्रिय प्रकार की होती है, क्योंकि वह केवल रिकॉर्डिंग यंत्र की भांति कार्य करता है, क्योंकि उसे टॉपिक दिया जाएगा, उसी के आधार पर वो प्रश्न करेगा, इसके अलावा वो कोई प्रश्न नहीं कर सकता, ठीक। सेकंड आता है स्वाभाविकता। जो आपका संवेग है, स्वाभाविकता, ठीक, स्वाभाविकता।
ओके। संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता में आमने सामने का वार्तालाप पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता, ठीक। इसीलिए इस प्रकार के साक्षात्कार में अंतर व्यक्तिक भूमिका, कल व्यक्तिक पढ़ाया था ना, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा व्यक्तिक से प्रश्न, ठीक। भूमिका स्थिति में अंतः क्रियाओं के अभाव में स्वाभाविकता का भी अभाव रहता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साक्षात्कार के प्रश्नों के निर्माण में कठिनाइयाँ, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसके निर्माण में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। पहले से प्रश्न रखे जाते हैं और हार्ड लेवल के प्रश्न रखे जाते हैं ना। फोर आता है सौहृदय पूर्ण संबंधों की कमी। इसमें कोई भी मैत्री भावना नहीं रहती है, फ्रेंडशिप जैसे आप कहते हैं ना, आप कि यहाँ अभी आपसे कोई अभी मान लो आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके अंदर ये भावना होगी, प्रेम की भावना हमेशा रहती है, ठीक। होम साइंस वाले बच्चे अगर देखा जाए तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम की भावना पाई जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट मैत्रीपूर्ण भावना होती है ना, तो ये नहीं पाया जाता इसमें, ठीक। कृत्रिम उत्तर होते हैं, संबंधों की कमी होती है, ठीक। कृत्रिम उत्तर होते हैं, कृत्रिम मतलब जैसे कि जो आइए जानते हैं, जैसे आप कृत्रिम वस्त्र पहनते हैं ना, वो आपसे रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक। वो जैसा प्रश्न करेगा वो उसी प्रकार से उत्तर देगा, ठीक। वैधता की कमी होती है। उसके बाद थर्ड आता है, अभी सेकंड आपने संरचित पढ़ा, अब थर्ड पढ़िए केंद्र साक्षात्कार या अर्ध संरचित साक्षात्कार, ठीक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में संरचित एवं असंरचित साक्षात्कार दोनों का ही संयुक्त रूप होता है। ये दोनों का संयुक्त रूप होता है, ठीक। इस प्रकार के साक्षात्कार में असंरचित साक्षात्कार के गुण कम एवं संरचित साक्षात्कार के गुण अधिक पाए जाते हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो जो संरचित साक्षात्कार होता है उसके गुण अधिक पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इस विशेषता के कारण ही इस प्रकार के साक्षात्कार को अर्ध संरचित साक्षात्कार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो संरचित साक्षात्कार होता है वो अधिक पाया जाता है, ठीक। इसी प्रकार के साक्षात्कार को एक अन्य महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि इसके द्वारा अध्ययन किए जाने वाली अनुसंधान समस्या किसी घटना, अवस्था अथवा परिस्थिति से संबंधित होती है और संपूर्ण साक्षात्कार इस घटना, अवस्था अथवा परिस्थिति पर ही केंद्रित होता है। इसीलिए इसको केंद्रीय साक्षात्कार कहा जाता है। अतः केंद्रीय साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है बच्चों की केंद्रीय साक्षात्कार क्या होता है, वह साक्षात्कार है, ठीक। वह साक्षात्कार होता है जिसमें अध्ययन की जाने वाली समस्या किसी घटना, ठीक, किसी भी घटना हो सकती, कोई भी घटना हो सकती है, अथवा ठीक अवस्था अथवा परिस्थिति से संबंध होती है और साक्षात्कारता किसी अधिक से अधिक जानकारी चाहता है और वह समस्या के अध्ययन से संरचित एवं असंरचित साक्षात्कार दोनों की पद्धतियों का प्रयोग करता है। मान लो कोई आपसे राम मंदिर के बारे में पूछ ले, ठीक, आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो राम मंदिर से संबंधित कोई भी जो घटना है आपकी इस समय प्रेजेंट टाइम यही एक टॉप चल रहा है, तो इससे कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना, तो ये आपका आता है इसमें। फर्स्ट आता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में वही उत्तरदाता सम्मिलित किए जाते हैं जो विशेष घटना अवस्था अथवा परिस्थिति से संबंधित होते हैं, यथा जैसे टीवी देखने वाले दर्शक, फिल्म देखने वाले दर्शक, रेडियो प्रसारण सुनने वाले श्रोता, एक समाचार पत्र विशेष को पढ़ने वाले पाठक आदि से संबंधित। अभी मैंने बताया ना, जैसे कि आप राम मंदिर देख रहे हैं ना, इस समय बहुत लेटेस्ट खबर आ रही है, ठीक। तो ऐसा हुआ वहाँ पे, अभी आज दिखा रहे थे अगरबत्ती जलाई गई है ना, इतनी बड़ी अगरबत्ती है। आप सब कमेंट में बताना कि जो बड़ौदा से, गुजरात बड़ौदा से अगरबत्ती आई है अयोध्या में राम मंदिर के मेन द्वार पर जलाई गई है, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक। तो ये तो सबको पता होगा। फिलहाल आप कमेंट करिए, देखते हैं, नहीं पता है तो कमेंट करिए, हम बताते हैं, ठीक। सेकंड आता है केंद्रीय साक्षात्कार, जिस घटना, अवस्था अथवा परिस्थिति का अध्ययन करना होता है उसके विभिन्न अंगों पर
पहले से ही विचार विमर्श और विश्लेषण किया जाता है और साक्षात्कार करने से पहले ही आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार सूची बना ली जाती है। ठीक, थर्ड आता है, इस प्रकार के साक्षात्कार हेतु एक साक्षात्कार गाइड बनाई जाती है। साक्षात्कारता जो संपादित करने से संबंध में संपूर्ण योजना इस साक्षात्कार गाइड में लिखित रूप से होती है। ठीक, ये तीनों याद कर लेना। ठीक, तीनों साक्षात्कार के बारे में याद कर लेना। ओके, फर्स्ट है संरचित साक्षात्कार, फर्स्ट है असंरचित, सेकंड है संरचित, थर्ड है आपका अर्ध संरचित। ठीक, 4 है, इस प्रकार का साक्षात्कार उत्तरदाता के आत्मपरक अनुभवों, संवेगों एवं आवृत्तियों में विशेष रूप से संबंधित होता है। ठीक, 5 है, इस प्रकार के साक्षात्कार में सूचनादाता के उत्तर साक्षात्कारता से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक, इतना ही काफ़ी है, इतनी एडिंग। उसके बाद आइए जानते हैं साक्षात्कार का उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। अभी आपने संरचना के आधार पर वर्गीकरण देखा, अब उद्देश्यों के आधार पर। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू ऑफ द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, फर्स्ट आता है निदानात्मक साक्षात्कार, जिसे हम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निदानात्मक साक्षात्कार। ओके, यह वह साक्षात्कार है जिसका उद्देश्य किसी भी सामाजिक व्याधि या मानसिक व्याधि अथवा किसी रोग के कारणों की खोज करना या ज्ञात करना होता है। जैसे निदानात्मक का मतलब ही आप समझ पा रहे हैं ना, कोई भी निदान हो, कोई भी बीमारी से ग्रसित, मान लो इस समय कैंसर है, कैंसर बहुत हाईलाइट है, तो इस कैंसर की बीमारी से अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आप रिसर्च कर रहे हैं, इसमें अगर कैंसर से जो कैंसर की बीमारी है, इससे इसकी खोज की जाए, कारणों की खोज की जाए, किस कारण से हो रही, तो उस पर रोकथाम हो सकता है ना, तो यही निदानात्मक साक्षात्कार के बारे में होता है। ठीक, यह एक प्रकार का अनियंत्रित साक्षात्कार है। ठीक, क्या है अनियंत्रित साक्षात्कार, इसमें अनियंत्रित साक्षात्कार की समस्त बातें पाई जाती हैं। अंतर केवल इतना ही होता है बच्चों की साक्षात्कार के उद्देश्य का है। दूसरे शब्दों में यह अनिर्देशित साक्षात्कार का उद्देश्य जब निदानात्मक होता है, तब वह साक्षात्कार निदानात्मक साक्षात्कार बन जाता है। ठीक, अब आता है आपका उपचारात्मक साक्षात्कार। ठीक, इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट इंटरव्यू, वैसे ही समझ पा रहे होंगे कि इस साक्षात्कार का मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी सामाजिक व्याधि या मानसिक व्याधि अथवा किसी रोग का उपचार करना या उसको ठीक करना होता है। ठीक, उपचार करना, मान लो आप एक नर्स हो, तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी की देख रेख कर रहे हो, तो इसका आपका मेन टॉपिक क्या होगा, उस रोगी के रोग से मुक्ति, है ना। यह एक प्रकार का अनियंत्रित साक्षात्कार है। इसमें अनियंत्रित साक्षात्कार के समस्त गुण पाए जाते हैं। ठीक, अंतर केवल साक्षात्कार के उद्देश्य का है। दूसरे शब्दों में अनियंत्रित साक्षात्कार का उद्देश्य जब उपचारात्मक हो जाता है, तब यह साक्षात्कार उपचारात्मक साक्षात्कार कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अनुसंधान साक्षात्कार, जिसे हम रिसर्च इंटरव्यू बोलते हैं। आप पढ़ भी रहे हो रिसर्च इंटरव्यू, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के साक्षात्कार के आशय को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है बच्चों कि यह वह साक्षात्कार है जिसका उद्देश्य किसी अनुसंधान समस्या का अध्ययन करना होता है। ठीक, यह साक्षात्कार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान साक्षात्कार, ये आ सकता है प्रश्न में। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। अनिर्देशित साक्षात्कार, दूसरा है निर्देशित या संरचित साक्षात्कार, तीसरा है असंरचित या केंद्रित साक्षात्कार। ठीक, ये याद कर लेना बच्चों। उसके बाद आता है साक्षात्कार का औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण। ये आपका सीरीज का लॉन्ग प्रश्न है। ठीक, बस इतना ही बचा है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है। अब हेडिंग बताएंगे। ठीक, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है, ज़्यादा नहीं, आप जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ लीजिए, उतना ही बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, ये आइए यहाँ पे पढ़ रहे थे। साक्षात्कार का औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर्मल इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू। ठीक, औपचारिक रूप से अगर देखा जाए, औपचारिक क्या होता है, मीडिया जो बाहर समाज से संबंधित होता है, ये साक्षात्कार क्या कहलाते हैं, आपका औपचारिक साक्षात्कार। ठीक, अनौपचारिक साक्षात्कार क्या कहलाते हैं, जो आपके फैमिली से संबंधित होते हैं, गुप्त होते हैं, आपसे रिलेटेड होते हैं, वही अनौपचारिक साक्षात्कार कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद साक्षात्कार का उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट आता है व्यक्तिगत या व्यक्तिगत साक्षात्कार, जिसे हम पर्सनल ऑफ इंडिविजुअल इंटरव्यू कहते हैं। इस प्रकार के
साक्षात्कार को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है बच्चों कि यह वह साक्षात्कार जो अभी मैंने बताया ना, तो अनौपचारिक औपचारिक सिर्फ इतना जो बोल रहे हैं इतना समझ लीजिए, इतना ही आप याद करके लिख देना, बस बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, फिलहाल आप जब लिखते हो ना तो बहुत, अगर यही एक प्रश्न लिखेंगे ना तो बहुत कॉपी भर जाएगी। इससे अगर हो सकता है इससे आपके 2-3 प्रश्न बन जाएं। ठीक, इसीलिए मैंने इसे शामिल किया है। ठीक, व्यक्तिगत या वैयक्तिक साक्षात्कार अपने अपने पेपर जरूर सेंड करना व्हाट्सएप पर। ठीक, इस प्रकार के साक्षात्कार को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि यह वह साक्षात्कार है जिसमें साक्षात्कारता एक एक उत्तरदाता का अलग अलग साक्षात्कार लेता है। ठीक, और अपनी अध्ययन समस्या के संबंध में उनसे सूचना एकत्र करता है। साक्षात्कारता उत्तरदाता से जो आपका ओरल टेस्ट होता है वही इंटरव्यू के तहत कहा जा सकता है। ठीक, साक्षात्कारता उत्तरदाता के व्यक्तिगत रूप से सूचना एकत्र करता है, उसकी पर्सनालिटी जो होती है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, उस इसीलिए साक्षात्कार व्यक्तिक या व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। ठीक, इस साक्षात्कार में सूचनादाता से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। साक्षात्कारता गुप्त, व्यक्तिगत और आंतरिक सूचनाएं भी इस साक्षात्कार में मालूम कर सकता है। ठीक, व्यक्तिगत साक्षात्कार के लाभ क्या होते हैं? इस प्रकार के साक्षात्कार के प्रमुख लाभ यह हैं कि जब कोई उत्तरदाता किसी प्रश्न को गलत समझता है या किसी कारणवश प्रश्न उसे समझ नहीं आता है, तब जो साक्षात्कारता होता है उत्तरदाता को प्रश्न स्पष्ट कर देता है और उससे से अधिक जानकारी अपनी अध्ययन समस्या के संबंध में संकलित करने में सफल होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड आता है इस प्रकार के साक्षात्कार में का एक लाभ यह भी होता है बच्चों कि इसके द्वारा संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर आसानी से पूछे जा सकते हैं। जब उत्तरदाता भावुक होता है तब साक्षात्कारता उसमें घुमा फिरा के प्रश्न पूछने में सफल हो जाता है। ठीक, आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए इंटरव्यू देते समय। ठीक, उसके बाद आइए ये जान लेते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार के दोष। इसमें 2 टॉपिक जान लेते हैं, 2 हेडिंग, बस 2 ही याद कर लो बहुत है। ठीक, क्योंकि समय बहुत कम है। फर्स्ट आता है व्यक्तिगत साक्षात्कार में साक्षात्कारता एक समय में केवल एक ही उत्तर देता है, उत्तरदाता का साक्षात्कार लेता है। ठीक, इसमें साक्षात्कार पूर्ण करने में उसे बहुत समय लगता है। सेकंड है, इस प्रकार के साक्षात्कार में समय अधिक व्यय होने के कारण यह खर्चीली पद्धति है, इसमें धन ही नहीं श्रम भी अधिक व्यय होता है। ठीक, उसके बाद आता है सामूहिक साक्षात्कार जिसे हम ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। कई लोग बैठे रहते हैं और उस बीच में आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक, इसी को ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सामूहिक साक्षात्कार। ठीक, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप इंटरव्यू। ओके, इस प्रकार के साक्षात्कार का अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है बच्चों कि यह वह साक्षात्कार है जिसमें साक्षात्कारता एक समूह का साक्षात्कार लेता है। ठीक, समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। वह समूह में एक एक करके प्रश्न पूछता है। समूह के प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर देना आवश्यक नहीं होता है। प्रश्न का उत्तर समूह का एक अथवा अनेक व्यक्ति दे सकता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर एक से अधिक लोग देना चाहते हैं तो साक्षात्कारता उन सभी लोगों की बात सुनता तथा नोट करता है। ठीक, जैसे मान लो आपने कुकिंग वगैरह की है ना, तो उस समय क्या होता है, आपसे जब किसी टॉपिक पर आपका समूह होता है ना, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 6 लोगों का, जैसा भी रखा जाए, तो इसमें क्या होता है, आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं आपकी मैम, आपके एग्जामिनर। तो उसमें से कोई भी बोल सकता है या सब लोग बोल सकते हैं। यही आपका सामूहिक साक्षात्कार होता है। इसके लाभ क्या है, पहला जान लेते हैं। सामूहिक साक्षात्कार का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि साक्षात्कार में 2 अथवा अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार एक समय में लिया जाता है। ठीक, अतः इस साक्षात्कार के द्वारा कम समय में अधिक से अधिक लोगों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक, इसमें श्रम, धन और समय की दृष्टि से साक्षात्कार कम खर्चीला होता है। इस विधि में साक्षात्कारता के व्यक्तिगत विचारों, व्यक्तिगत भावनाओं, अभिरुचियों और पक्षपातों के प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत कम बनी रहती। मान लो आपसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, एक ग्रुप दे दिया जाता है, उस ग्रुप के बच्चे इस टॉपिक पर तैयारी करेंगे, है ना, असाइनमेंट दिया जाता है, तो यही आपका सामूहिक डिस्कशन, सामूहिक साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। अब इसके दोष क्या होते हैं ये जान लेते हैं। इसके दोष होते हैं, फर्स्ट आता है, इस प्रकार के साक्षात्कार का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि बच्चों कि इस प्रकार के साक्षात्कार सामूहिक स्तर पर होता है। ठीक, अतः उत्तर की कोई गोपनीयता नहीं होती है, सब अपने खुले में उत्तर दे सकते हैं। ठीक, इस प्रकार के साक्षात्कार में
समस्या का अध्ययन क्योंकि सामूहिक रूप से किया जाता है, इसीलिए उत्तरदाता गोपनीय सूचनाएं सामूहिक स्तर पर देने में संकोच करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो उत्तरदाता होते हैं जो संकोच करते हैं। अतः इस प्रकार के साक्षात्कार में संवेदनशील प्रश्नों का उत्तर बहुत कम प्राप्त होता है। मान लो आपके ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलत कर देते हैं, अभी सब हंसेंगे, इसलिए वो संकोच करेंगे, वो बोलेंगे ही नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये आपका होता है सामूहिक साक्षात्कार में दोष एक प्रकार का। ठीक, नेक्स्ट आता है, ये हेडिंग याद कर लेना इससे संबंधित, साक्षात्कार का संपर्क के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। अभी आप संपर्क करने जाते हैं, किसी न किसी से मिलने जाते हैं, तो इस आधार पर क्या होता है आपका वर्गीकरण, आइए जानते हैं। अल्पकालिक साक्षात्कार, कुछ समय के लिए आप मिलने जाते हैं तो वो अल्पकालिक होता है। दीर्घकालिक, बहुत समय के लिए, अधिक समय के लिए मिलते हैं तो वो आपका दीर्घकालिक साक्षात्कार होता है। इसे नॉर्मली समझ लीजिए। गहन साक्षात्कार, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उसकी अंदर की बातों को समझना चाहते हैं, गहराई तक जा कर के पूछते हैं, तो वो गहन साक्षात्कार होता है। ठीक, नैदानिक साक्षात्कार, जो आप बहुत सारे, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में मान लिया जाए, सामाजिक क्षेत्र में आप नैदानिक, उसकी जो समस्या है उसका निदान करेंगे, समाधान करेंगे, वो आपका नैदानिक साक्षात्कार होता है। ठीक, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, इसमें जो आपका कोई टॉपिक है पुनः से उसके बारे में डिस्कस करना, पुनरावृत्ति साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अनुसूची को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अनुसूची मैंने बताया है, अनुसूची और प्रश्नावली में दोनों में अंतर बताया है। आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लें, अभी भी समय है, प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक, अनुसूची सॉरी बच्चों, अनुसूची एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग अनुसंधान से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में बहुत अधिक होता है। ठीक, अनुसूची का प्रश्नावली एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते होते हैं कि इसमें थोड़ा ही डिफरेंट होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार, अनुसूची भी अनुसूची का ही एक स्वरूप है जिसका उपयोग साक्षात्कार विधि में बहुतायता से होता है। ठीक, अब आइए हम परिभाषा जान लेते हैं। ठीक, परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ अगर आ जाता है तो अनुसूची के बारे में जितना अभी मैंने बताया उतना ही लिख देना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, गला भी खराब है, अब गला नहीं साथ दे रहा है बच्चों। अभी तक लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक, गुडे और हॉट के अनुसार, गुडे ने कहा कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जिसको साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछा और भरा जाता है। ठीक, पीवी यंग ने कहा कि अनुसूची एक औपचारिक तालिका है, एक प्रपत्र है जो परिगणना का एक माध्यम होता है जिसका उपयोग औपचारिक एवं प्रमाणिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चों की अप्रतिनिधि समूहों से मात्रात्मक प्रदत्त के संग्रह में सहायता करना। ये दोनों याद कर लेना, गुडे एवं हॉट के अनुसार याद कर लेना। एक ही आप अगर दे देते हैं परिभाषा तब भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक, अगर एक भी नहीं देंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, याद कर लेना। ठीक, ये राइटर का नाम याद कर लेना। कार्लिंगर के अनुसार इन्होंने कहा कि अनुसूची द्वारा प्राप्त क्या होता है बच्चों, जो भी अनुसूची द्वारा हमें प्राप्त होती है ऐसा तथ्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित रहती हैं जिनका संबंध मतों व आवृत्तियों से रहता है तथा जिसमें व्यवहार, विचार व आवृत्तियों के कारणों का भी समावेश रहता है। ठीक, अनुसूची के प्रकार क्या है, पहला होता है निरीक्षण अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, आपको पढ़ाया शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन जो शेड्यूल होता है इसमें क्या होता है, निरीक्षण अनुसूची वह अनुसूची है जिसका क्या होता है कि उपयोग निरीक्षण पद्धति के साथ किया जाता है। ठीक, सॉरी बच्चों, यह वह अनुसूची होती है जिसे निरीक्षणकर्ता अध्ययन समस्या से संबंधित निरीक्षणों को करने के पश्चात स्वयं भरता है। ठीक, वह इसे किसी से भरवाता नहीं है, वो स्वयं ही करता है। ठीक, आप मान लो कोई भी टॉपिक ले लीजिए और न ही किसी से पूछ कर भरता है। निरीक्षण अनुसूची में निरीक्षणों के आधार पर जो तथ्य अध्ययनकर्ता नोट करना चाहता है वह इसी निरीक्षण सूची में नोट कर लेता है। निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन करते समय इस प्रकार की निरीक्षण अनुसूची प्रयोग में लाई जाती थी। साक्षात्कार अनुसूची जिसे इंटरव्यू शेड्यूल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, दो ही प्रकार के हैं। ठीक, सॉरी बच्चों, पहला आता है निरीक्षण अनुसूची, दूसरा आता है साक्षात्कार अनुसूची। इसमें क्या होता है कि यह वह अनुसूचियाँ होती हैं जिनका उपयोग
इंटरव्यू की विधि द्वारा तथ्यों के संकलन में किया जाता है। अक्सर साक्षात्कार अनुसूचियाँ संरचित साक्षात्कार विधि में उपयोग में लाई जाती हैं और इस प्रकार की अनुसूचियों की मदद से साक्षात्कार को व्यवस्थित रूप दिया जाता है और इन अनुसूचियों को भरने का कार्य साक्षात्कारकर्ता ही करता है और साक्षात्कार अनुसूची से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका वर्गीकरण और विश्लेषण बहुत सरल होता है। अनुसूचियों का एक बहुत बड़ा उपयोग यह है कि साक्षात्कारकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक, साक्षात्कार अनुसूची के प्रमुख दोष क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग सीमित है। सेकंड है, साक्षात्कार अनुसूची के उपयोग से समय एवं धन अधिक व्यय होता है। थर्ड है, आपका साक्षात्कार अनुसूची को साक्षात्कारकर्ता स्वयं भरता है, अतः श्रम अधिक व्यय होता है। ठीक, अच्छे साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करना कठिन होता है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार से केवल साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों के ही संबंध में सूचना एकत्रित करता है, वह सूचनादाता से कोई विचार विमर्श नहीं करता है। इसीलिए कई बार कुछ आवश्यक सूचनाएं अथवा तथ्य एकत्र नहीं हो पाते हैं। ठीक, ये इसके दोष हैं। ठीक, अब तीसरा आता है श्रेणी मूल्यांकन अनुसूची, जिसे हम रेटिंग शेड्यूल बोलते हैं। ठीक, नहीं बच्चों, अभी मैंने सेकंड बताया। सेकंड था साक्षात्कार अनुसूची, थर्ड है आपका श्रेणी मूल्यांकन अनुसूची, उसके बाद 4 है प्रलेख अनुसूची, 5 है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इतने ही हैं। आई होप मेरा भी दिमाग अब काम नहीं कर रहा, लेकिन आपका कल पेपर है तो कंप्लीट करवाना है। 1 मिनट। श्रेणी मूल्यांकन अनुसूची। श्रेणी मूल्यांकन अनुसूची का उपयोग उत्तरदाता, ईमानदारी, सहयोगिता आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। ठीक, उसके बाद सेकंड आता है प्रलेख अनुसूची। इसको अभी मैंने बताया ना, ईमानदारी और विश्वास, फैशन, रुचियाँ आदि के लिए किया जाता है। ठीक, ये आपका श्रेणी मूल्यांकन है। प्रलेख का कहाँ पर, डॉक्यूमेंट शेड्यूल का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? इस अनुसूची का प्रयोग आशय को स्पष्ट करते हुए यंग ने लिखा कि इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसे तथ्यों का आलेख करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकारों के प्रलेख, व्यक्तिगत जीवन, इतिहास तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। प्रलेख अनुसूची प्रकाशित आंकड़ों के से तथ्यों के संकलन हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। सूचना के द्वितीयक स्रोत जैसे डायरी हुई, आत्मकथा हुई, पत्र हुआ, स्मरण हुआ, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज हुआ, आपने PDF भी रखा होगा, ये सब प्रलेख अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 5 आता है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, जिसे हम इंस्टीट्यूट सर्वे शेड्यूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची वह अनुसूची होती है जिसकी मदद से संस्था की समस्या के मूल्यांकन से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रतिचयन। ये भी हमें लग रहा है कि आपके पेपर में इस बार जरूर पूछा जाएगा। ठीक, प्रतिचयन क्या है? ठीक, सैम्पलिंग के बारे में बहुत पूछा जाता है। सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च मैथडोलॉजी में, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए आपके पेपर में, तो याद कर लेना। प्रतिचयन क्या है, इसके उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, या इसके वर्णन के बारे में गुण दोष क्या हैं। ठीक, ये भी लॉन्ग प्रश्न है, हो सकता है लंबा हो जाए। प्रतिदर्श चुनने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, उदाहरण हेतु देते हुए प्रत्येक के गुणों और दोष बताइए। ठीक, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जो अनुसंधान का अध्ययन कार्य किए जाते हैं उनमें आंकड़ों को मुख्य 2 स्रोतों में संकलित किया जाता है, अध्ययन और अनुसंधान संबंधी आंकड़े संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि से संकलित किए जाते हैं, अथवा संपूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श चुनकर प्रतिदर्श पर अध्ययन कर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। यही प्रतिचयन, इसी को हम सैम्पलिंग, अनुसंधान संबंधी आंकड़े के एकत्रीकरण के 2 स्रोत से संबंधित 2 अध्ययन पद्धतियां हैं। ठीक, पहला होता है संगणना पद्धति या प्रचालित पद्धति, जिसे हम कैजिस मेथड बोलते हैं, कैनिस मेथड। सेकंड आता है प्रतिचयन विधि, जिसे हम सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। ठीक, संगणना पद्धति या प्रचलित विधि के बारे में जानते हैं। संगणना पद्धति का अर्थ होता है बच्चों, मीनिंग क्या होते हैं सेंस के, संगणना पद्धति से संपूर्ण जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। संगणना पद्धति को परिभाषित करते हुए कुछ
कहा जा सकता है कि जब किसी समूह अथवा समुदाय हो या सोसाइटी हो, इसकी संपूर्ण जनसंख्या या अभिष्ट के स्तर पर प्रत्येक इकाई से किसी गुण या विशेषता के संबंध में आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है या समस्या का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संगणना पद्धति कहते हैं। ठीक, पीवी यंग के अनुसार याद कर लेना, इन्होंने कहा 1 मिनट बच्चों, इन्होंने कहा, पीवी यंग ने कहा, वह समस्त समूह जिसमें से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है जनसंख्या समष्टि या सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक, इसे हम समष्टि या प्रचयन कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक, आपके पास सीरीज है, प्रश्न देखकर आप तब भी पढ़ सकते हो। ठीक, अगर आपको लग रहा है। संगणना पद्धति के गुण क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट आता है, इस विधि की प्रमुख विशेषता और गुण यह है कि इसकी मदद से तथ्यों अथवा आंकड़ों का संग्रह व्यापक स्तर पर होता है। इसमें प्रत्येक इकाई से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। सेकंड आता है, जब किसी अनुसंधानकर्ता को 100% विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने की ज़रूरत होती है तो उसको अनुसंधान समस्या का अध्ययन संगणना पद्धति से करना पड़ता है। ठीक, करना होता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका, संगणना पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता वह भी होती है कि किसी अनुसंधान समस्या का जब किसी विधि द्वारा अनुसंधान अध्ययन किया जाता है तब समष्ट का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाई से आंकड़ों का संग्रह करना होता है। ठीक, संगणन पद्धति के दोष क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या हैं? ठीक, इसके फर्स्ट आता है डिमेरिट्स में, अभी मेरिट्स पढ़ा, अब दोष पढ़िए। ठीक, अक्सर सॉरी बच्चों, अक्सर क्या देखा गया है कि वह जब समष्टि का आकार बहुत विशाल होता है तब अनुसंधानकर्ता सीमित साधन धन के अभाव में संगणना पद्धति द्वारा अध्ययन नहीं कर पाता। सेकंड कहा गया है कि संगणना पद्धति द्वारा अनुसंधान समस्या का अध्ययन करना समय के अभाव के कारण ही कठिन होता है। ठीक, इस विधि से अध्ययन करने में समय अधिक लगता है। संगणना पद्धति से अध्ययन करने हेतु एक बड़ी अध्ययन टीम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, टीम के अभाव में एक प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, संगणना पद्धति का उपयोग उस समय भी नहीं किया जाता है जब तब इसका आकार विशाल होता है, क्योंकि ऐसे में आवश्यक नहीं होता है कि संगणना पद्धति द्वारा जो अध्ययन किए जाएं उसमें शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, प्रचयन विधि क्या है, आप सैम्पलिंग विधि अभी आपने पद्धति संगणना के बारे में जाना, प्रचयन विधि के बारे में अभी परिभाषा जान लेते हैं। बोगार्डस ने कहा कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, जो पूर्व निर्धारित योजना होती है उसके अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही प्रचयन कहलाता है। कार्लिंगर ने कहा कि किसी जनसंख्या या समष्टि से उससे के प्रतिनिधि स्वरूप एक अंश चुन लेने की जो एक अंश होता है जिसे चुन लेने को प्रचयन कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक, डेमिंग के अनुसार, डेमिंग ने कहा कि प्रचयन संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का केवल एक अंश मात्र ही नहीं है। ठीक, बल्कि वह एक विज्ञान या कला है जिसकी सहायता से उपयोग में लाए जाने वाले आंकड़ों को सॉरी बच्चों, आंकड़ों की विश्वसनीयता को प्रभाविता सिद्धांत के नियंत्रण में रखा जा सकता है तथा उसका मापन भी किया जा सकता है। ओके, प्रतिचयन के बारे में जाना। अब इसके महत्व हम गुण जान लेते हैं। इसके महत्व क्या हैं? समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। समय की बचत में क्या लिखेंगे? प्रतिचयन पद्धति द्वारा अध्ययन करते समय समष्टि से केवल कुछ ही अध्ययन इकाइयाँ चुनकर अध्ययन किया जाता है। इसीलिए समय की बचत होना स्वाभाविक है। धन की बचत कैसे होती है? जब संपूर्ण जनसंख्या समष्टि के स्थान पर केवल कुछ ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तब निश्चित रूप से आंकड़ों के संग्रह एवं कम इकाइयों के अध्ययन में धन की बचत होती है। ठीक, श्रम की बचत होती है। जब समय और धन की बचत होगी तो श्रम की बचत होगी, क्योंकि आप उतना टाइम वर्क भी नहीं करेंगे, है ना, टीम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
परिणामों में शुद्धता, जी हाँ, जब चयनित प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व पूर्ण होता है, अर्थात उसमें वही गुण, वही क्वालिटी, वही विशेषता होती है जो संपूर्ण जनसंख्या अथवा समष्टि में होती है, तब प्रतिदर्श के अध्ययन से वही परिणाम प्राप्त होते हैं जो समष्टि के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। ठीक, इसीलिए इसमें शुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं। गहन अध्ययन, गहराइयों पर अध्ययन किए जाते हैं, तभी संख्या काफ़ी कम होती है अपेक्षा इकाइयों की। ठीक, अतः इस पर सूक्ष्म, विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता है, अपेक्षाकृत आसान भी होता है। अध्ययन की सुविधा होती है, इसमें अध्ययन की सुविधा होती है, जी हाँ, स्टडी करने की बहुत ही सुविधा पाई जाती है। संगणना विधि की कठिनाइयों से छुटकारा मिलती है, जो संगणना विधि में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं उससे छुटकारा मिलती है। प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक, उसके बाद विश्वसनीयता पाई जाती है इसमें। प्रत्ययन की सीमाएं क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट हानि है पक्षपातपूर्ण प्रत्ययन की संभावना होती है, इसमें पक्षपातपूर्ण प्रत्ययन होता है, आइए जान लेते हैं। कोई भी प्रतिदर्श कितनी ही सावधानी से क्यों न चुना जाए, प्रत्ययन पर अध्ययनकर्ता की इच्छाओं, पूर्व धारणाओं आदि पर प्रभाव जरूर पड़ता है, और यह प्रभाव जब अधिक मात्रा में पड़ता है तब परिणाम दूषित हो जाते हैं। ठीक, विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता बिना पूर्व परीक्षण के सफलतापूर्वक प्रचयन नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से अगर उसके पास वो परीक्षण होगा तभी वो कर पाएगा, क्योंकि सैम्पलिंग इतना आसान नहीं है। ठीक, वैज्ञानिक ढंग से प्रचयन है तो अध्ययनकर्ता के लिए परीक्षण या गहन अध्ययन करना जरूरी होता है। ठीक, प्रचालन संबंधी यथार्थ ज्ञान का अभाव होता है। हो रहता है प्रतिदर्श इकाइयों की अस्थिरता होती है। हेडिंग याद कर लेना, इतना ही अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, 5 है प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चयन में कठिनाइयाँ होती हैं। 6 है प्रतिदर्श के चयन की असंभावना होती है। 7 है भ्रमात्मक निष्कर्ष होते हैं। ठीक, एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम अति लघुत्तरीय प्रश्न बता दीजिए। ठीक, तो आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अभी मैंने पढ़ा है ना अंश प्रत्ययन क्या है, प्रत्ययन के बारे में। ठीक, तो आप प्रत्ययन से संबंधित सैम्पलिंग लिख सकते हैं। वह प्रत्ययन की विधि है जिसमें समष्टि के गुणों या विशेषताओं के आधार पर अंशों या वर्गों से विभाजित करके प्रत्येक अंश से आकस्मिक प्रत्ययन किया जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन इकाइयों का प्रत्ययन करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न अंशों या वर्गों से उसी अनुपात में अध्ययन इकाइयों का चुनाव हो जिस अनुपात में इकाइयाँ समष्टि में विद्यमान हो। ठीक, उसके बाद अवलोकन की परिभाषा मैंने पढ़ाया हुआ है, फिलहाल पढ़ लीजिए। मोजर के अनुसार अवलोकन विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। ठीक, ठोस अर्थों में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। डॉक्टर DN श्रीवास्तव के अनुसार यह वह वैज्ञानिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता कानों एवं वाणी की अपेक्षा प्रकृति में घटित होने वाली स्वाभाविक घटनाओं पर अध्ययन अपने नेत्रों द्वारा करता है। यह क्रमबद्ध अध्ययन है जो यथार्थ रूप में या समाज को जीवंत परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक, अभी मैंने पढ़ाया साक्षात्कार क्या है। ठीक, इंटरव्यू है, अनुसूची भी अभी पढ़ाया, प्रश्नावली भी पढ़ाया हुआ है, फिलहाल जान लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो PBN के अनुसार जान लीजिए प्रश्नावली क्या है। मापन योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन में समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख रूप से सहायक यंत्र के रूप में मानता है। अगर किसी की को मापना है ये कितना इसको नॉलेज है तो आप प्रश्नावली विधि अपना सकते हैं। JD पोप ने कहा कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत सहायता के ही देना होता है। ठीक, व्यक्तिगत अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए। ये अभी मैंने इससे पहले वाले मैराथन में पढ़ाया हुआ, आप देख लेना। मापनी का अर्थ क्या है, मापनी भी पढ़ाया हुआ है। ठीक, इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार एक मापनी मापन की वह युक्ति है। अभी मैंने जो बताया ना इससे ऑल शॉर्ट का एक वीडियो, उसमें सभी शॉर्ट पढ़ाए हुए हैं। ठीक, तो एक लड़की ने कमेंट किया था, मैम शॉर्ट आंसर पढ़ा दीजिए। हो सकता है उसके पास सीरीज ना हो, उसने देखा नहीं होगा, तो इसलिए सोच रहे हैं ला दें। आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, वैसे भी मेरा गला खराब है। ये प्रक्षेपण का अर्थ क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। TAT क्या है। ठीक, अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ क्या है। वर्गीकरण की परिभाषा, तथ्य डाटा।
वेरी इंपॉर्टेंट है। तथ्य संकलन अभी पढ़ाया है हाल ही में, इससे पहले 2-3 वीडियो हो चुके हैं इससे पहले, ठीक। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे निरीक्षण हुआ, साक्षात्कार हुआ, अनुसूची हुई, प्रश्नावली हुई, वस्तुपरक हुआ और मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सहायता से जो सूचनाएं, आंकड़े या सामग्री एकत्र की जाती है उसे हम डाटा या तथ्य संकलन कहते हैं या प्रदत्त कहते हैं, ठीक। प्रतिवेदन क्या है? अनुसंधान की रिपोर्ट। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ होता है बच्चों कि अनुसंधान की रिपोर्ट। ओके, जब कोई अनुसंधानकर्ता एक समस्या विशेष पर अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लेता है तब वह अपने इस किए गए अनुसंधान कार्य पर वैज्ञानिक विधि के पदों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के नियमों के आधार पर एक विवरण रिपोर्ट लिखता है जिसे अनुसंधान प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक। सार्डियन क्या है? सार्डियन से 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। लॉन्ग में भी पढ़ा है सार्डियन, आप देख लेना। सार्डियन वह प्रक्रिया होती है बच्चों जिससे में आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाता है। चतुर्वेदी ने कहा, 2 दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में कुछ पंक्तियों और स्तंभों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सार्डियन कहते हैं, ठीक है। रेखा चित्र और रेखा चित्रण क्या है? अनुसंधान के प्रकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, याद कर लेना बच्चों, चाहे लॉन्ग में आ जाए चाहे शॉर्ट में आ जाए, इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, विवरणात्मक अनुसंधान होता है, प्रायोगिक अनुसंधान होता है। और एडवर्ड ने कहा, एडवर्ड कॉर्नब्रेन के अनुसार अनुसंधान की समस्याओं के स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तीसरा प्रविधि अनुसंधान, चौथा सूक्ष्म अनुसंधान, ठीक। अवलोकन के गुण दोष। गुण क्या है अवलोकन के? पहला स्वाभाविक अध्ययन होता है, दूसरा होता है उपयुक्त अध्ययन होता है, तीसरा गहन अध्ययन होता है, चौथा पक्षपात रहित अध्ययन होता है, तीसरा निरीक्षक की असुविधा होती है, सॉरी बच्चों 5 है निरीक्षक को सुविधा होती है, 6 है वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। ओके, दोष क्या है? तटस्थता का अभाव, दलबंदी का खतरा, सीमित क्षेत्र, निरीक्षक की कठिनाइयाँ, अवलोकनकर्ता के प्रति संदेह, व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव, ठीक। अब प्राथमिक समंक क्या है ये भी मैंने पढ़ाया है। पहला है प्राथमिक समंक में प्रेक्षण है, दूसरा साक्षात्कार है, तीसरा अनुसूची है, चौथा प्रश्नावली है, 5 है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। प्रतिवेदन लेखन के विभिन्न चरण, पहला है प्राथमिक भाग होता है, दूसरा होता है मुख्य ग्रंथ, तीसरा होता है अंतिम भाग, यही 3 भाग होते हैं, ठीक। वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हैं? संकलित तथ्यों की जटिलता और व्यापकता से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें सरल और संक्षिप्त बनाना ही वर्गीकरण कहलाता है। प्राप्त तथ्यों के बीच विद्यमान समानता और असमानता को स्पष्ट करता है वर्गीकरण। विभिन्न वर्गों और श्रेणियों का इस प्रकार निर्माण करना जिसमें तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, ठीक। तथ्यों का सरलीकरण करने के लिए एक स्पष्ट आधार प्रस्तुत करना, विश्लेषण तथा विवेचन के लिए तथ्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना, यही वो आपका वर्गीकरण का उद्देश्य होता है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, आपकी टीचर आपके लिए इतना कुछ कर रही हैं तो आप कर सकते हैं और आप सभी का पेपर अच्छा हो, ठीक, यही मेरी कामना है। और कुछ प्रश्न हैं देख लेना, ज़रूर पढ़ लेना, साक्षात्कार प्रश्नावली पढ़ लेना, अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। देव निर्देशन की परिभाषा पता है ना? प्रचयन, देव निर्देशन की परिभाषा, प्रचयन क्या है ये भी पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। प्रचयन को परिभाषित करते हुए बुगार्डस ने कहा, इन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही प्रचयन कहलाता। अभी सैम्पलिंग पढ़ाया मैंने लॉन्ग वाला, ठीक। देव निर्देशन की परिभाषा, देव निर्देशन को संयोगिक या यादृच्छिक निर्देशन भी कहते हैं। देव निर्देशन वह निर्देशन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके स्थान पर संभावना को क्या किया जाता है? प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। ओके, सॉरी बच्चों। उसके बाद साक्षात्कार अभी पढ़ाया, ठीक। तो आज का सेशन यहीं तक, और आप सभी के लिए पेपर से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक। आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप सभी
अपना पेपर ज़रूर सेंड करना। देखते हैं कौन-कौन बच्चे सेंड करते हैं। आप सब मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मैम मेरा पेपर कैसा रहा? क्योंकि मुझे आप सब से आशा रहती है कि आप सबने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। जितने भी प्रश्न मैं पढ़ाती हूँ, आई होप आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाते हैं तो इतने टैलेंटेड हो जाते हो अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हो, तो कि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर दे सकते हो, ठीक? तो आप सब घबराइएगा मत, बहुत अच्छा पेपर होगा। सब लोग इतना घबराते हैं कि रिसर्च मैथडोलॉजी जो अनुसंधान पद्धति है, इसमें सब लोग बहुत घबराते हैं। पहले भी पेपर होता था ना फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में सब लोग इसी पर सबसे ज़्यादा डरते थे, इसी एक पेपर से। कहते थे इसमें बहुत अच्छा नंबर नहीं आएगा, लेकिन हमने इतना कुछ पढ़ाया है आप सबको कि आप सबका बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो आप सब घबराइएगा मत, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा, और इतना भी स्लोली मत करना कि आप सब देखो पेपर में जितना पढ़ाया उतना ही आया है, तो ऐसा भी मत करना कि स्लोली करने लगो खुशी के मारे। तो आप अपने टाइम को भी ध्यान में रखना, टाइम के अनुसार आप जल्दी से अपनी सभी प्रश्नों को हल करना, ओके? और आप सभी को पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका सेकंड पेपर का। आपके पेपर के बाद तो 21 या 22 को क्लास चलेगी। तब तक के लिए जय माता रानी, आप सभी का पेपर अच्छा हो, यही मेरी कामना।